प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीडियो लेक्चर में। विषय है भारतीय रिजर्व बैंक तथा साख नियमन। एमकॉम फाइनल ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर इंडियन बैंकिंग सिस्टम संख्या 203 और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले इंपीरियल बैंक को महत्वपूर्ण काम दे रखा था साख नियंत्रण का, और उस समय सरकार ने नोट निर्गमन का काम अपने हाथ में ले रखा था। तो इस दोहरी नियंत्रण नीति को समाप्त कर रिजर्व बैंक की स्थापना पर जोर दिया और रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और मुख्य उद्देश्य रिजर्व बैंक का यह भी रहा कि देश में साख की मात्रा को नियंत्रण करना, क्योंकि साख के द्वारा ही मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन होता। इसलिए साख की मात्रा को नियंत्रण करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निभाता है। तो इसमें प्रथम साख की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए समय समय पर साख का विस्तार और आवश्यकता पड़ने पर साख का संकुचन किया जाता है। साख नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से हैं, इसके टूल्स कौन कौन से हैं? दो प्रकार की विधियों के द्वारा किया जाता है। तो एक तो मात्रात्मक यानी क्वांटिटी में, और दूसरा क्वालिटी में गुणात्मक। मात्रा के आधार पर और गुण के आधार पर साख की मात्रा को देश में नियंत्रित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला, मात्रात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन अपन करेंगे। पहले साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियां वे विधियां होती है जिनका प्रयोग करने पर प्रत्यक्ष साख की मात्रा प्रभावित होती है, अर्थात साख की मात्रा में सीधी कमी अथवा वृद्धि होती है। साख नियंत्रण की विधियां ही साख नियंत्रण के उपकरण कहलाती हैं। तो पहली जो विधि है मात्रात्मक में, वो बैंक दर नीति, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक दर क्या है? बैंक दर से आशय उस न्यूनतम दर से है जिस पर रिजर्व बैंक देश में कार्यरत व्यापारिक बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को पुनः भुनाने के लिए तैयार रहता है। मतलब एक प्रकार से जो साख व्यवस्था है जो प्रदान की जाती है रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को, वो व्यवस्था है एक प्रकार से बैंक दर, जिस रेट पर वो देता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक बैंक दर नीति में परिवर्तन करके देश में साख की मात्रा पर नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय जो बैंक की दर थी वो 3% थी। 1951 तक ये दर रही। उसके बाद 1 फरवरी 1957 को ये 4% और 1963 3 जनवरी को 4.5% यानी 4.5% कर दी गई, और 25 सितंबर 1964 को ये 5%, 7 फरवरी 1965 को 6%, 31 मई 1973 को 7%, 23 जुलाई 1971 को 9%, तथा 11 जुलाई को 1981 में ये जो है 11 जुलाई 1981 में ये दर 10% कर दी गई थी। इसमें समय समय पर इसको घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है। 2002 में अगर देखा जाए तो इसको 6.5% के आसपास थी और वर्तमान में लगभग 6 के आसपास है। तो इसमें जो परिवर्तन साख की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए आता है, इसमें अगर कमी की जाती है तो उससे साख का विस्तार होता है, और इस दर में अगर वृद्धि की जाती है तो उससे साख का संकुचन होता है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है तो इसे खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। यदि रिजर्व बैंक देश में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो ऐसी दशा में वो मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय करना प्रारंभ कर देता है। तो जिससे क्या होता है, क्रय करने से मुद्रा जनता के पास चली जाती है और साख का विस्तार हो जाता है, जिससे बैंक की तरह कोषों में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप
बैंक अधिक साख का निर्माण करता है, और अगर उसे साख का संकुचन करना होता है तो ऐसी दशा में वो जो है वो प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देता है, जिससे धन सरकार के पास आ जाता है, यानी रिजर्व बैंक के पास आ जाता है। इस तरीके से साख का संकुचन और साख का जो विस्तार खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। आगे नकद कोष अनुपात में परिवर्तन करके कैश रिजर्व रेशियो। प्रत्येक व्यापारी बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है। इन कोषों की दर में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब रिजर्व बैंक साख का संकुचन करना चाहता है तो इन कोषों की दर में वृद्धि कर देता है, जिससे बैंक की साख निर्माण की शक्ति कम हो जाती है। इसके विपरीत रिजर्व बैंक जब मुद्रा प्रसार करना चाहता है तो इन नकद कोषों की दरों में कमी कर देता है। परिणाम स्वरूप बैंकों की साख निर्माण की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। 15 सितंबर 1962 को एक्ट में संशोधन के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1) के आधार पर प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी जमाओं का कम से कम 3% भाग रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है और आवश्यक है। रिजर्व बैंक इस प्रतिशत को 15% तक बढ़ा सकता है। 8 सितंबर 1973 को इस न्यूनतम कोष की आवश्यकता को बढ़ाकर 6% तथा 2 सितंबर 1973 से 7% कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के पास 3% न्यूनतम कोष राशि, जो भी अधिक राशि जमा करवाई जाती है, उस पर 16 नवंबर 1984 से 10% की दर से ब्याज दिया जाता है। ये एक नई बात है। नगद कोष अनुपात में कमी के लिए दंड का भी व्यवस्था की गई है, यानी अगर कमी कर देगा कोई बैंक तो उसके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। 28 फरवरी 1987 में पुनः परिवर्तन में से जब नगद कोष अनुपात की दर बढ़ाकर 9.5% कर दी गई। इस प्रकार नगद कोष अनुपात में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक बैंकों के उधार देने की क्षमता में कमी करता है। अगला है वैधानिक तरल कोष, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के लिए अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित भाग तरल के रूप में रखना अनिवार्य होता है। इस तरल कोष अनुपात में कमी या वृद्धि के द्वारा व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की क्षमता को प्रभावित किया जाता है। अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक वैधानिक तरल कोष अनुपात में परिवर्तन करके साख पर नियंत्रण करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साख नियंत्रण के लिए एक नई पद्धति का आविष्कार हुआ, जिसके द्वारा देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक द्वारा अपने कुल दायित्व का एक निश्चित भाग तरल रूप में अपने पास रखना पड़ता है। पहले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 के अनुसार बैंकों को अपने कुल दायित्व का 20% भाग तरल कोष में रखना पड़ता था। 16 मई 1974 को यह अनुपात बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सन 1978 में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से यह अनुपात सितंबर 1978 में बढ़ाकर 33% कर दिया गया। यानी मुद्रा प्रसार को नियंत्रण करने के लिए इसको बढ़ा दिया गया। 28 जुलाई 1984 को और बढ़ाया गया, 35.5% कर दिया गया। 1 सितंबर 1984 को बढ़ाकर 36% कर दिया गया। इस अनुपात में वृद्धि से तरल कोषों का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने से जहां एक और सरकार को वित्त की उपलब्धि हुई, वहीं दूसरी ओर जनता में बैंकों के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। दूसरी विधि जिसपे है गुणात्मक विधियां, क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण की इस व्यवस्था में उन सब पद्धतियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें बैंकों की नकद की मात्रा को प्रभावित किए बिना साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, जिससे साख के प्रयोग प्राथमिकता के अनुसार किया जा सके, प्रायोरिटी सेक्टर्स में जा सके। वो परिणाम स्वरूप साख नियंत्रण का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह सभी क्षेत्रों में साख की मात्रा को समान रूप से प्रमाणित करना है, जबकि गुणात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना नहीं, वरन साख के विभिन्न प्रयोगों में
वांछित प्राथमिकताओं तथा लक्ष्यों के अनुकूल नियंत्रित करना है। समय समय पर रिजर्व बैंक द्वारा गुणात्मक साख नियंत्रण की इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें साख की जो प्रयोग है उसका डायरेक्शन यानी उनकी दिशा बदलकर जो है वो गुणात्मक विधि द्वारा साख को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो पहली विधि है वो है साख की राशनिंग। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1940 की धारा 21 के अंतर्गत रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह साख नियंत्रण के उद्देश्य से किसी एक बैंक या सभी अनुसूचित बैंकों की ऋण नीति का निर्धारण कर सकता है। मतलब किसी भी बैंक की ऋण नीति का वो निर्धारण कर सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित इस नीति का पालन सभी बैंक या संबंधित बैंक को करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे जिस बैंक को यह आदेश दे सकता है कि वे किस कार्य के लिए ऋण दें, किस ब्याज पर ऋण दे, इसे ही साख का राशनिंग करना कहते हैं। यानी किसे ऋण दे और कितने ब्याज पर दे, इसे ही साख की राशनिंग करना कहते हैं। रिजर्व बैंक की साख की राशनिंग की नीति अत्यंत सफल रही है क्योंकि बैंकिंग संस्थाओं को रिजर्व बैंक के इन आदेशों का पूर्णतः पालन करना पड़ता है। अगला इसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 36 के अनुसार रिजर्व बैंक को साख नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के आधार पर बैंक किसी भी बैंक विशेष की ऋण नीति निर्धारित कर सकता है, ब्याज दरों का निर्धारण, ऋण सीमा का निर्धारण, ऋण देने की शर्तें, ऋण तथा जमानत में अंतर, असूचित प्रेरण देने पर रोक लगाना आदि कार्यों के द्वारा वह साख की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। यह किसी बैंक का निरीक्षण कर सकता है, कभी भी निरीक्षण संबंधित रिपोर्ट पर विचार करने के लिए संचालकों को बुला सकता है, किसी भी बैंक की कार्यप्रणाली में दोष होने पर उन्हें दूर करने के सुझाव दे सकता है। इन सुझावों को उस बैंक को मानना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा भी रिजर्व बैंक साख नीति पर नियंत्रण रखता है। आगे है नैतिक प्रभाव के द्वारा, नैतिक दबाव के द्वारा रिजर्व बैंक समय समय पर अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाता है तथा गस्ती पत्रों द्वारा सलाह देने का कार्य करता है। यह बैंकों के अधिकारों को समझा बुझाकर साख नियंत्रण करने का कार्य करता है। 1949 में अवमूल्यन के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों को सट्टा कार्यों को ऋण न देने का अनुरोध किया था। इसी प्रकार सन 1957 में सभी व्यापारिक बैंकों को सर्कुलर भेजकर अग्रिमों में कमी करने का सुझाव दिया गया था। चयनात्मक साख नियंत्रण, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण की विधियां में यह विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के द्वारा केवल चयनित क्षेत्रों में ही साख नियंत्रण पर यह प्रतिबंध लगाती रही है कि उसके पूर्व अनुमति के बिना किन किन क्षेत्रों में ऋण नहीं दिया जा सकता है। जैसे सन 1957 में खाद्यान्नों की जमानत पर ऋण देने से पूर्व रिजर्व बैंक की स्वीकृति आवश्यक कर दी गई थी। आगे मूल्यांतर पर निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन। इस विधि के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा माल की जमानत पर दिए जाने वाले ऋण के संबंध में मूल्यांतर का निर्धारण सितंबर 1956 से करता आ रहा है। रिजर्व बैंक के इस विधि के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था को 50,000 रुपए से अधिक ऋण देने पर रोक लगा दी है। जमानत के रूप में रखे जाने वाले माल मूल्यांतर में 10% की वृद्धि कर दी है। अब खाद्यान्नों के मूल्यांतर 45% से बढ़ाकर 60% तथा चीनी अग्रिमों की मूल्यांतर सीमा 60 से 75% निर्धारित कर दी गई। कपास अग्रिमों पर विशेष छूट दी गई है। यानी एक सीमा निर्धारित कर जाती है कि इससे अधिक इन वस्तुओं के लिए ऋण सुविधा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और आखिरी है ऋणों पर प्रतिबंध।
रिस्ट्रिक्शन ओवर लोन्स। रिजर्व बैंक समय समय पर अनावश्यक तथा अवांछित ऋणों पर प्रतिबंध लगाता रहा है। जैसे अप्रैल 1956 में शेयर्स की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर प्रतिबंध लगा था, इसी प्रकार कई बार सट्टे के लिए दिए जाने वाले ऋण तथा चीनी के लिए अग्रिमों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उपरोक्त विवरण से नितांत स्पष्ट हो रहा है कि रिजर्व बैंक ने भारत में साख की मात्रा पर नियंत्रण करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो इस तरीके से आपने जो एमकॉम फाइनल के विद्यार्थी उन्होंने ये रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति को समझा। आपके लिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।